नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जबकि पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर या उसका तीसरा वेरिएंट का लहर जो है, वेव जो है, पूरे देश में कहर बरपा रही है, लोगों की मौतें हो रही है और उसका संक्रमण, उसका ट्रांसमिशन, फैलाव जो है वो माने उसकी काली छाया जो है वो पांव पसार रही है। तो इसमें जो तरह तरह के संगठन हैं, तरह तरह की संस्थाएं हैं, वो अपनी जिद से बाज नहीं आ रही हैं और जब भी कोई इस तरह से माने लोगों की जाने जाती हैं, हमारे भारतीय भाई बहनों की जाने जाती हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की उनकी एक बुरी आदत भी होती है। अब तक चुनाव आयोग अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, इसी कोरोना के महाकाल में, जबकि वो जाने भी ले रहा है, जबकि हमारे भारतीय भाई बहनों की जान भी ले रही है, जान भी ले रहा है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका, कोविड-19 का, और उसी में अब ये दूसरा क्रम सुनने को आ रहा है कि महाकुंभ का आयोजन करने वाले जो है वो भी रुक नहीं रहे हैं, वो भी इस खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं और जो लोग कह भी रहे हैं कि भाई कि इस तरह का आयोजन जो है लोगों को मतलब हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने के बराबर है, उनको भी ये इस तरह के जो है उसके आयोजक है या समर्थक है, उनको भी जो है वो धता बता रहे हैं। देश को याद होगा किसी प्रकार तबलीगी वाले थे, तबलीगी वालों ने उसी कोरोना के अवध में अपनी जिद चलाते हुए उन सबों ने तमाम जमातें बुलाई, मजमे बुलाए, मीटिंग किया। दिल्ली में तो फैला ही, सबसे अधिक फैला महाराष्ट्र और केरल में। तो ये सब जो है कभी भी ये सब कभी भी जो है लोगों की परवाह नहीं करते हैं और लोगों की जान जाए तो जाए,
ये अपनी जिद अपनी हठ धर्मता को जारी रखते हैं। सिफत इस बात की है कि जब तबलीगी वाले कर रहे थे तो सिर्फ उनके जो परंपरागत विरोधी हैं वो इन पर आक्रमण कर रहे थे। और जब ये महाकुंभ के जो आयोजक हैं या उसके जो समर्थक हैं जब वो कर रहे हैं तो उधर से जो है वो विरोध कर रहे हैं। पूरा देश यानी इस तरह की जो है जानलेवा जो उनकी हरकतें होती हैं पूरा देश विरोध नहीं करता है एक सुर से, बस अपनी जो उनके पांथिक स्वार्थ होते हैं उसी के अनुसार जो है विरोध और समर्थन करते हैं। तो इस तरह तो इसके कारण भी इनके जो कट्टरवादी तत्व हैं, जैसे अब इसमें कुंभ का आयोजन कर रहे हैं और मान नहीं रहे हैं, तो जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो जो है अब अपनी जिद पर अड़े हैं, चाहे लोगों की जान जाए तो जाए। विरोध कौन कर रहा है? जो इनके जो परंपरागत विरोधी हैं, वो भी पांथिक आधार पर। जब तबलीगी वाले इसी तरह से अपनी मीटिंग और मजमा और जमात करके जो है वो कोरोना को फैला रहे थे, जबकि उसको रोकने की बात थी। चारों ओर ये था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन और तब वो भी नहीं मान रहे थे। अब विरोध कौन कर रहा था? सिर्फ जो उनके पांथिक और परंपरागत विरोधी हैं। और फिर ये चुनाव आयोग अपनी जिद पर कि नहीं, हम जो है हमें भी पावर है, उसने अहंकार दिखाया, जानते हुए कि जो है वो लोगों की जान जा रही है। और झूठ मूठ का जो है वो मेडिकल डाटा वो पढ़ रहा था कि इस प्रदेश में इतनी पॉजिटिविटी रेट, इस प्रदेश में इतनी पॉजिटिविटी रेट, यानी झूठ में उसको जस्टिफाई करने का। एक तो हमारे देश में अपराध करने का एक जो अपराध या गलती करने की एक वो यानी एक लत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, और फिर उसको जस्टिफाई करने का भी एक लत पड़ी हुई और आदत पड़ी हुई है। ये उससे भी गंदी आदत है। तो वो चुनाव आयोग जो है वो पॉजिटिविटी रेट वो पढ़ रहा था। देखिए, देश के लिए जो तबलीगी वालों की हरकतें हैं वह जो है इस समाज के लिए घातक हैं। ये कुंभ वालों का भी जो आयोजन है, जो जिद है, ये भी घातक है। और उसी प्रकार चुनाव आयोग का भी कदम हमारे देशवासियों के लिए घातक है। ये तीनों की तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। अपनी जिद और अपनी हठ धर्मता वो चलाने की और अपनी बात को उचित ठहराने की। तो इसको हमारा देश बहुत बहुत गौर से देखे कि आखिर हमारा देश और हमारा देशवासी सुरक्षित वो कैसे रहेंगे। तरह तरह के जो है ये वो माने पांथिक आधार पर जो ग्रुप बने हुए हैं उनको भी परवाह नहीं है देशवासियों की। कुंभ का आयोजन वो करवा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। तबलीगी वाले अलग से जो है जब वो कर चुके हैं पहले से। चुनाव आयोग जो है अपनी जिद पर अड़ा हुआ कि लोगों की जान जाए तो जाए, हम जो है हम अपनी वो चलाएंगे। तो आखिर लोगों की जान कौन बचाएगा? अब तो सिर्फ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लगी है
लोगों की अंतिम आशा वहां पर लगी हुई है। देखिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय क्या करते हैं। तो लोगों तो जैसा कि वर्णन किया जाता है कि हमारा देश जो है और एक तो मोदी महोदय के कारण जो है हमारा देश आंतरिक रूप से बहुत जो है वो असुरक्षित हो गया है। और हमारे देश के लोग, हमारी भारतीय आवाम भी ये जो जान लेने वाला ये चुनाव है, इसमें जानते हुए भी ये राजनीतिक दल अपनी सत्ता हथियाने की हवस में वो भी पीछे नहीं है। तो ये राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जीएनपीसी या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और अन्य दल, यह भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के लाशों पर सत्ता हथियाने ये हवस पूरा करने में। तो हमारा देश बहुत गौर से देखे, चाहे ये कुंभ के आयोजक और समर्थक, चाहे वो तबलीगी जमात का आयोजक और समर्थक, और ये चुनाव आयोग और ये राजनीतिक पार्टियां, ये सभी हमारे भारतीय भाई बहनों के जान बचाने के बजाय जान लेने पर जो है वो तुली हुई है। और इसमें एक रोचक और दुखदाई भी आप कह सकते हैं, अभी से यदि हमारे भारतीय भाई बहनों की जान तो जा ही रही और इसकी यदि संख्या बढ़ती है, तो अभी से उससे बचने का एक आधार, एक तर्क तैयार भी हो रहा है। कल ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेल देव पार्टी का अध्यक्ष है, अपने को कहता है या होगा, तो अभी से जो है इस तरह की स्थिति से बचने का वो एक तर्क जो है वो रचना उसने शुरू कर दिया है। जब किसी ने पूछा कि भाई महाकुंभ वाली बात, कहा नहीं भाई जान तो बचाना है, वो प्राथमिक वाली बात, तो फिर किसी ने पूछा कि आखिर ये जो चुनाव हो रहा है इसमें यार भाग क्यों ले रहे हैं। तब उसका जवाब में ये कह रहा है वो प्रकाश राजभर कि ये चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो कि वो कह रहे थे कि हमने चिट्ठी लिखी थी या कहा था चुनाव आयोग की एक सर्वदलीय वो बैठक बुलाइए और जो है उसी में फैसला होगा। अब वो चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक बुलाए या न बुलाए, उसने जो लोगों की जान लेने वाला जो ये कदम उठाया है, उसमें आप भाग क्यों ले रहे हो, इसका जवाब जो है ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं है। हो सकता है कि जब लोगों की जाने जाएं तो इसी तरह का तर्क गढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने भी तो कहा था कि चुनाव आयोग एक जो है सर्वदलीय बैठक बुलाए और तब उसके बाद फैसला करे। ये सभी दल इसी तरह का वो तर्क देंगे। तो इसी तरह का तर्क जो है भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे, जीएनपीसी कांग्रेस वाले भी देंगे, समाजवादी पार्टी का तो के साथ जो गठबंधन करने वाला तो ये प्रकाश राजभर है, और उसकी बात तो उसके बाद तो आप लोगों ने सुन ही लिया। और इसी तरह के तर्क जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी देना शुरू कर देंगे। और सभी जो है चुनाव आयोग के ऊपर ही थोपेंगे जब इस तरह की बात आएगी तो। और एक बात और कह रहा था कि ये जो है पीएमओ ने जो है वो चुनाव आयुक्तों को बुला लिया, तो उसके कहने का मतलब था कि यह जो है जानलेवा चुनाव जो है वो बीजेपी के कारण है। तो सवाल इस बात का है कि ठीक है भाई, ये जानलेवा जो है बीजेपी के कारण है और चुनाव आयोग थोप रहा है,
तो इस जानलेवा, लोगों की जान लेने वाला, लोगों की लाशें गिराने वाला चुनाव में आप भाग क्यों ले रहे हो? इस सवाल को वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव को फेस करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जिनका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से है, उनको भी यही जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब आपका सहयोगी कह रहा है कि भाई ये जानलेवा किस्म का ये चुनाव का माने वो कार्यक्रम है, तो इसमें अखिलेश यादव जैसे लोग इसमें जो है लोगों की जान बचाने के बजाय इसमें भाग क्यों ले रहे हैं? और यही जो है सवाल सभी जो राजनीतिक दल हैं जो कि भाग ले रहे हैं, यही सवाल उनके लिए भी है। तो देखिए, ये सब अपने निहित स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं। इनका निहित स्वार्थ है कि भाई हो सकता है कि हमको सत्ता मिल जाए, तो लोगों की लाशों पर सत्ता हथियाने की हवस बहुत पुरानी है। ये जीएनपीसी कांग्रेस ने और जीएनपीसी कांग्रेस का जो इतिहास है कि उसका जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था और उसके साथ एक गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। सत्ता की हवस, सत्ता हस्तांतरण, सत्ता सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले, इसके लिए इन सबों ने माउंटबेटन, जो भी उसमें वायसराय था या गवर्नर जनरल था, जो भी था, वायसराय था, गवर्नर जनरल बाद में बना, वायसराय था, अंतिम वायसराय उसका भारत का। तो और वो तो माउंटबेटन मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और इंग्लैंड ब्रिटेन की भी यही इच्छा थी देश को बांटने की। इन सबों ने तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू सत्ता हथियाने की हवस में देश ही बांट दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे 25 से 30 लाख लोगों की जानें गई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। तो लोगों की तबाही और लोगों की लाशों पर सत्ता हथियाने का ये जो समूह है और लोग हैं, इनकी आदत रही है, लेकिन उनकी आदत का कभी भी माकूल जवाब इनको मिला नहीं है। और आज भी जो है ये उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पापों को छुपाने की साजिश आज भी चल रही है, सिर्फ जिन्ना की मत से। और इन सबों की साजिश इस स्तर की है कि जो आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान की ओर से, उसको ये जी न्यूज़ जो मीडिया वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, वो बोलता है जिन्ना की फौज आतंकवादियों को। देश को जानना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने वाला सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू था। जिन्ना साहब इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन इन सबों ने ऐसी कहानी रची है और पूरे देश में एक मेस्मराइज्ड नजरबंदी वाला कि इसके लिए जिन्ना जिम्मेदार हैं। और यहां तक कि उसी साजिश को आज तक भी पुरजोर से कायम रखने के लिए वो जितने भी आतंकवादी हैं, तो उनको सब ये चैनल वाले, यहाँ के मीडिया जो है, उनको बोलता है जिन्ना की सेना।
जबकि होना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी अलगाववादी हैं, वो गद्दार नेहरू की सेना है, जिन्ना की सेना नहीं है, गद्दार नेहरू की सेना। और देश जाने कि जितने भी आतंकवादी हैं पाकिस्तान के से आए हुए और जितने भी अलगाववादी हैं, वो सब के सब जो है गद्दार नेहरू की सेना है। और जिन्ना को ही विभाजन का जिम्मेदार मानने में बीजेपी भी इसी जेएनपीसी के साथ है। गद्दार नेहरू के गद्दारी के पाप को धुलने में बीजेपी भी इसी जेएनपीसी के साथ में। देखिए, ये कहते हैं कि हम बहुत राष्ट्रवादी देशभक्त हैं। जिसने इस देश को बंटवाया और बांट करके सत्ता हथियाया, उसी के पाप को धुलने के लिए बीजेपी जो है वो जेएनपीसी के साथ में है। और उसको मालूम होगा, बीजेपी को मालूम होगा कि अब फिर से हम कह देते हैं कि ये और जो ये झूठ सब फैलाए हुए हैं कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, तो ये बताया गया और धीरे धीरे लोग भी जान रहे हैं कि इन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। यह जो है अंग्रेजों की दलाली की है, मुखबिरी की है और चमचागिरी की है। और इसी मकसद से अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की थी। और कांग्रेस के इसी चरित्र को जो जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के जो चाटुकार इतिहासकार, तो इन चाटुकार इतिहासकारों का भी नाम जो है यूट्यूब के माध्यम से वो बताया गया है। वो बिपिन चंद्रा, वो इतिहास का बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा, आरसी दत्ता, रामशरण शर्मा और ये नूरुल इस्लाम, ये सब जो है इस बात को कबूले हैं कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल है। तो सेफ्टी वाल तो आप जानते ही हैं कि अब तो जो माताओं और बहनों के किचन में भी आ गया सेफ्टी वाल, जो प्रेशर कुकर होता है। लेकिन जिसमें की ये घटना है, उसमें प्रेशर कुकर नहीं था, वो था रेलवे की जो स्टीम इंजन, भाप के इंजन जो हुआ करते थे, उसके बॉयलरों में वो सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। तो सेफ्टी वाल्व चाहे प्रेशर कुकर में हो, चाहे वो रेलवे की स्टीम इंजन के बॉयलर में हो, उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि जब प्रेशर या दबाव, आंतरिक दबाव इतना एक्सेसिव हो जाए कि बर्तन के फटने का डर हो, तो थोड़ा सा प्रेशर वो रिलीज कर देता है। तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करके उस बर्तन को, उस बॉयलर को महफूज रखता है। ठीक यही हाल जब देश के लोग इस अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और सितम से ऊब करके, परेशान होकर के आंदोलन पर उतारू होते थे, अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो उद्यत थे, तैयार थे और कटिबद्ध होते थे। तो ये एनपीसी वाले, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी, कोई न कोई बहाना बना करके उन आंदोलनों को बंद कराया है। चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, या उसका एक नाम और खिलाफत खलीफत का तो अलग हिसाब है।
खिलाफत वो तो माने राष्ट्रीय आंदोलन था ही नहीं। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो टर्की की बात को लेकर के यहाँ जो कट्टरवादी तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उनके द्वारा टर्की के खलीफा को लेकर के यहाँ आंदोलन वो भारत में चला रहे थे, उसी को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसका तो असली नाम था खलीफत आंदोलन, तो इसने नाम ही उसका बदल दिया। खलीफत के स्थान पर उसका नाम बदल दिया, नाम बदल कर रखवा दिया खिलाफत आंदोलन, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का नाम दे दिया इसने। इतना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और यही नहीं, वो जो है मोपला का एक जो है वो सांप्रदायिक एक हिंसा थी, उस पर ये चुप रहा ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो बहुत ही सांप्रदायिक किस्म का ये आदमी है और देश का गद्दार तो खरा है ही। तो चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1919 से लेकर 1922 तक, और उस पर तमाम इस तरह से जो आलोचक हैं उनका विचार था कि यदि वो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, यदि वो 1922 में इस मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा बंद न किया गया होता, उसी समय ही अंग्रेजी सरकार जो है वो उखड़ गई होती और अंग्रेज यहां से भाग गए होते। तो 1922 से लेकर 1947 तक जो है इसी मोहनदास करमचंद गांधी के ही कृपा पर, उसके सहयोग से या उसके कुकर्मों के कारण जो है वो जारी रही। और काफी लोग नाराज भी हुए, काफी हमारे जो है जो देशभक्त किस्म के थे, राष्ट्रभक्त किस्म के थे, और लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे माने राष्ट्रवादी, महान राष्ट्रवादी जो नेता थे, वो बहुत दुखी हुए, बहुत और नाराज हुए। और उसी प्रकार जो है 1931-32 का जो है सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस, उसको भी क्या बहाना बनाया इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने कि हमको जो है द्वितीय गोलमेज सभा यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हमको इंग्लैंड जाना है, इसलिए जाने के पहले हमको जो वायसराय इरविन से, लॉर्ड इरविन से बात करनी है। और तो चूंकि बात करनी, इसलिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा, उसको भी इसने बंद करा दिया। सुभाष चंद्र बोस का जो चल रहा था, जो मैंने बाहर से जो आजाद हिंद फौज बना करके देश को आजाद कराने का, तो ये एज ए फेस सेविंग डिवाइस यानी चेहरा छुपाने के लिए, उसके जवाब में इसने जो है वो भारत छोड़ो का वो किया, आंदोलन छेड़ा। और पहले बोलता था कि वो हम अहिंसा का मेरा रास्ता है, अहिंसा, और फिर बोला कि करो या मरो हिंसा, और वो फ्लॉप भी हो गया। दूसरे या तीसरे दिन ही सारे नेता जो है वो गिरफ्तार हो गए। तो वो भी एक नाटक था उसका। और सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस जो कि आजाद हिंद फौज बना करके देश को आजाद कराने के लिए वो संगठित कर रहे थे, उसी के जवाब में यानी अपनी यानी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो शुरू किया जो है 1942 वाला। तो उसको भी इसने जानबूझ करके मैंने एक आंदोलन खड़ा किया और उसको मौत भी इसने दे दिया। तो इस प्रकार जो है सेफ्टी वाल्व का यानी एक सेफ्टी वाल्व का इसने भूमिका निभाई।
और तो सेफ्टी वाल्व कहिए, चाहे चमचागिरी या मुखबिरी या दलाली, ये सब करते रहे। और मुखौटा के क्या बने थे कि आजादी की लड़ाई का। दूसरा झूठ इन सबों ने ये फैलाया था जेएनपीसी वालों ने कि अंग्रेज जो है मजबूर हुए वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो उसका अभी मैंने बताया कि उसका हासिल हुआ है कि 2-3 दिन में फ्लॉप हो गया हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं। जिस समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, मैंने 15 अगस्त 1947 के आसपास या उसके पहले, तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। उसने भी कबूला है, उसने भी बताया कि इस जो भारत छोड़ो या गांधी के डंडा मंडा से जो है वो कुछ नहीं हुआ। वो तो आजाद हिंद फौज जो कि 60,000 थी और उसमें से 28,000 हमारे उस आजाद हिंद फौज के शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी शहादत की प्रेरणा से रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई। और भी जो सेना के अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, इसमें भी बगावत की सुबुगाहट, धुआं वो जो है शुरू हो गया था। उससे जो है अंग्रेज जो है, अब क्योंकि अंग्रेज जो है इस देश में हुकूमत करते थे सेना के बल पर, तो जब सेना ही जो है वो बगावत पर उतर आए तो कब तक वो टिकेंगे। तो तभी मन बना लिया और एक सेफ वॉक ओवर की तलाश में थे। तो ये दोनों जो अंग्रेज के चमचे, ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू से बढ़िया उनको सेफ वॉक ओवर कौन जो है वो दे सकता था। तो बस तो इसीलिए जो है उसी को यानी सत्ता दिलाने की साजिशें वो चलती रही। तो जो है कि अंग्रेज जो मजबूर हुए देश को छोड़ने के लिए, वो 42 का आंदोलन हुआ, चाहे इस मोहनदास करमचंद गांधी का वो लाठी डंडा जो भी है, वो उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं थी। उसमें भी थी हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज की कुर्बानी और शहादत। तीसरा झूठ बोलते हैं कि आजादी मिली। नेशनल आर्काइव्स में ये सभी अभिलेख वो रखे गए हैं। जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें जो है वो ये रखा, उसमें सत्ता का हस्तांतरण है, वो भी एज ए डोमिनियन स्टेटस के रूप में। ये कांग्रेसी चमचे जो है कभी भी आजादी की मांग तो किए ही नहीं कभी। ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। और जितनी जानकारियां ये भारतीय एवं ताकत दल इस यूट्यूब के संदेश के माध्यम से दे रहा है, ये सारे सवालात जेएनपीसी के सभी नेताओं को, जेएनपीसी के जितने भी चाटुकार जो है उसको लोगों को, और राहुल से, सोनिया से, प्रियंका से हमारे देश के लोग पूछें, पत्रकार लोग पूछें, मीडिया लोग पूछें, और वही सवाल इनसे भी पूछें, बीजेपी वालों से, कि तुम जानते हुए भी इन बातों को तुम क्यों ढक रहे हो। तो बीजेपी भी एनपीसी की तरह जो है उसी तरह से एक गद्दार है। तो वो डोमिनियन स्टेटस उस दिन जो है 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण, और वो भी डोमिनियन स्टेटस के रूप में, वो आजादी का वो दिन वो हो ही नहीं सकता। अरे वो सन 1968 तक वो इंग्लैंड का कोई अधिकारी जो कि बहुत माने जैसे अपना रा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अरे यानी गुप्तचर सेवा के लिए, स्पाई के लिए, तो उसी तरह के एक स्पाई ऑफिसर इंग्लैंड का बैठा जो है वो तैनात था 1968 तक। तो
आज़ादी तो थी नहीं। आज़ादी हमारी, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की थी। वो हमारा आज़ादी का दिवस है और उसको 11 देशों ने जो है वो मान्यता भी दी है। और उसके प्रति भी मोदी का जो पाखंड अलग से है, क्या बताया जाए। मोदी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाने के लिए, वो तमगा लूटने के लिए इसमें लाल किला में जो है वो एक संग्रहालय बनवा दिया आईएनए का। तो और कई बार बोल भी दिए कि नहीं भाई, हमारा जो वास्तविक जो है जो आज़ादी का जो दिवस है वो 21 अक्टूबर 1943 है, न कि 15 अगस्त 1947 है। तो लेकिन जब वो दिन आया 21 अक्टूबर का, तब ये यानी कहते सुने गए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो गद्दार किस्म का है चमचा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो कह रहा था कि तब मोदी जी जो है वो 21 अक्टूबर वाले आज़ादी का दिवस वो मनाने के लिए वो बहाने कर रहे थे कि हमको मत ले जाइए, नहीं तो लोग मेरा बाल नोच लेंगे। अब देश देखे, देश मोदी का नाटक तो देखे कि 3 से 3 एमपी वाला, और फिर मैंने एनडीए को ले लिए तो 335 आते हैं, या 340 एमपी वाला प्रधानमंत्री कह रहा है कि महज जो है 40-45 या 50 एमपी वाले जो है वो मैंने जीएनपीसी के लोग जो है इस प्राइम मिनिस्टर को, जिस प्राइम मिनिस्टर के पीछे 3 से 3 एमपी उसके खुद के हों, या 340 या 335 जो है उसके एनडीए के हों, उस प्रधानमंत्री को यानी 40-45 या 55 एमपी वाला जो है वो जीएनपीसी इनका बाल नोच लेगी। कौन इस पर यकीन करेगा? और कितना झूठ बोला हुआ ये मोदी महोदय जो हमारे आपके माननीय प्रधानमंत्री हैं, बताइए। और तब से देखिए वो इसलिए नहीं आगे बढ़ते हैं कि कहीं नेहरू न बेनकाब हो जाए, मोहनदास करमचंद गांधी न बेनकाब हो जाए। अरे अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं तमाम मैंने यूट्यूब पर कि ये मोदी महोदय पटेल को क्यों लाए। पटेल से कोई विरोध नहीं, पटेल वो आयरन मैन थे और उन्होंने जो है 562 रियासतों को मिला करके ये भारतीय संघ का निर्माण करा। ये उनका योगदान है। लेकिन पटेल को लाने का बस एक बात कारण है कि सुभाष चंद्र बोस को लोग भूल जाएं। जरूरत इस बात की है मोदी महोदय कि सुभाष चंद्र बोस को सामने लाइए, उनकी मूर्ति बनवाइए, और जो है उनकी मूर्ति जो है, और यदि उनकी चर्चा होती तो ये इस कांग्रेस की भी, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भी, और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की, सबकी बखिया एक ही साथ उखड़ जाती, और लोग कम से कम जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुर्बानी, शहादत और उनके देशभक्ति, उनके त्याग बलिदान से देश परिचित होता, देशभक्ति आती। लेकिन आपकी ये गद्दारी देश भूलेगा नहीं। जीएनपीसी वाले तो गद्दार हैं ही, बहुत बड़े गद्दार हैं, लेकिन जीएनपीसी वालों के साथ साथ आप चल रहे हैं और उसको बचाते हुए। देश में हमारे कितने लोग जानते हैं कि इस कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है? ये सवाल है। सभी हमारे देश के लोग, कम से कम चाहे छोटे बड़े जितने भी नेता आते हैं जीएनपीसी के, कांग्रेस के, उनसे पूछे कि तुमने तो खुद देश की बांटने का प्रस्ताव पास तुमने तो खुद जो है देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया था,
प्रस्ताव पास करके इस तथ्य को छुपाए भी थे। और इस बात को बीजेपी वाले भी जानते हैं। बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि इस कांग्रेस ने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया था, और वो प्रस्ताव भी कितने नाटकीय ढंग से पास हुआ। उसके पीछे यही जो है मोहनदास करमचंद गांधी था, गद्दार, जिसने जबरदस्ती जो वो पास भी करवाया दोनों से। कांग्रेस की कार्य समिति से भी, और जो उसकी महासभा होती है, जो या जनरल बॉडी से भी पास कराया। और इतना ही नहीं, देखिए ये जेएनपीसी वाले बीजेपी वालों की सहायता से, बीजेपी वाले और ये जेएनपीसी वाले हमेशा साथ में हैं, सिर्फ इसका इल्जाम जिन्ना साहब के मत्थे वो बढ़ने के लिए, गद्दार नेहरू को बचाने के लिए, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने के लिए। हमने जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताया था कि जब ये मोहनदास करमचंद गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए, जब इनको पटेल को दबा दिया और नेहरू को आगे किया, तो प्रधानमंत्री पद के लिए बस एक ही दावेदार था, जो कि कांग्रेस में था ही नहीं, वो थे हमारे जिन्ना साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी इन कांग्रेसियों को कि जिन्ना साहब को बोन टीबी यानी हड्डी में तपेदिक हुआ है। तो उसके कहने का मजमून ये था, तात्पर्य ये था कि ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं। कहने का मतलब यह है कि यानी देश जो है वो बढ़ने से बच जाएगा और कोई नुकसान नहीं है भारत को। वो चिट्ठी जो है हमारी आवाम में सार्वजनिक हो गई थी, हमारी जनता में लोग सभी जान गए थे कि जिन्ना साहब ने भी जो है वो दावा किया है प्रधानमंत्री पद का, और जो है और उनके मेडिकल सेक्रेटरी ने इस तरह का पत्र लिखा है कि उनको हड्डी में तपेदिक या बोन टीबी क्या है, और वो कुछ ही दिनों के या कुछ ही वक्त के दिन या महीना साल भी हो सकता है कि मेहमान है। पूरी अवाम जो है, लगभग पूरी अवाम उसमें भी। और ये मैंने जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तो चूंकि मेरे दिमाग में बात पचती नहीं थी, डाइजेस्ट नहीं होती थी कि ये सब कहते आजादी मिली और हमारे 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, देश बटा और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। ये किस आजादी का नाम ले रहे हैं ये कांग्रेसी। और देखिए वास्तव में इस कांग्रेस को कभी जवाब नहीं मिला। ये इतिहास जब लिखा जाएगा कि जिसने 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया और 3 करोड़ से ऊपर यानी घर को उजाड़ा, उसको इस देश की जनता ने वोट दिया। पूरा हिसाब जो है वो लिया जाएगा। जनता ने इसको वोट दिया और सभी ने नाटक किया। उसमें मैंने मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का जो तांडव चल रहा था, उसके आगे सबने जो है वो सर झुकाया। सरदार पटेल ने भी झुकाया, मौलाना आजाद ने भी झुकाया, और फिर इसके बाद जो है अंबेडकर ने भी झुकाया, और जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने भी वो उसके आगे मैंने वो नतमस्तक हो गए। और सबको एक एक करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो भी तथ्य जो है वो देश जानने लगा। तो सजा तो मिलती है। जो महाभारत में जब महारानी
यानी द्रौपदी के साथ जब उसने इस तरह का व्यवहार किया इसने दुर्योधन ने, तो बाकी सबने वो सर झुका लिया। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और ये पांडव लोग भी, सबको सजा मिली। तो उसी प्रकार ये जो है देश बढ़ रहा है, ये सत्ता हथियाने का तांडव कर रहा है। जिन लोगों ने जो सर झुकाया, सबको एक एक करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी चुनाव में हराने के लिए पर्सनली आया था। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, सबको इसने किया अपमानित। और जिन लोगों ने सर झुकाया, जैसे कि JB कृपलानी हुए, अम्बेडकर साहब हुए, लोहिया हुए, अपनी अपनी किताबों में लिख करके लगता था कि अपने उस पाप को उन सबों ने धुला। अपनी इस कुंठा को, चाहे अपनी इस कुंठा को इन्होंने अलग अलग तरीके से कुंठा को किताब लिख करके उसी से अपनी कुंठा को, मानसिक कुंठा को शांत किया। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के गुनाहगार उन्होंने लिख दिया, सारी बातें उन्होंने लिख दिया। तो महोदय, लिखने से क्या होता है? कार्रवाई करने से होता है, कुछ करने से होता है। तो इन लोगों ने जो सर झुकाया, मौन रहे या मौन समर्थन ही मान लीजिए, तो वो भी कम गुनाह नहीं है। तो खैर, ये तो हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो ये मेरे दिमाग में पचा नहीं कि भाई जिसके कारण जो है वो 25 से 30 लाख लोग मरे और देश बटे और 3 करोड़ से ऊपर लोगों का घर उजड़े, वो जो आज़ादी कैसी? तो जो मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, वो सन 70 का वो दशक था। इंटरमीडिएट या बेसिक कर लीजिए। तो उस समय जिनकी उम्र 70-69 के आसपास थी या 72 के आसपास थी, कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप लोगों ने आप लोग तो थे उस समय, और बात क्या थी, बात क्या थी और क्या था नजारा? तो वो लोग वही वर्णन कर रहे थे कि पूरे देश में इस बात की खबर थी कि जिन्ना साहब जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया है, और जिन्ना साहब को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनके बनने से कोई नुकसान नहीं है बल्कि देश का फायदा है। नुकसान क्यों नहीं है? कि चूंकि वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। फायदा क्या है कि देश पर जो देश विभाजन का खतरा जो मंडरा रहा है, देश उससे बच जाएगा। इसलिए काफी अवाम का जो अधिकांश जो है इस पक्ष का था कि जिन्ना साहब को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और ये तो वो बताया गया है कि कांग्रेस में कोई था ही नहीं, जो कि कांग्रेस में नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था। तो कल्पना करिए कि जिसके पक्ष में देश भी ना हो, देश के अधिकांश वो आवाम भी ना हो और कांग्रेस भी ना हो, सिर्फ ये 3 लोग, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जो है ये माउंटबेटन और ब्रिटेन, यही जो है चाहते थे कि नेहरू ही बने, ताकि सेफ वॉकओवर बने, मतलब सम्मान के साथ उसकी विदाई। हमारे अमर शहीद कह रहे थे कि पहले जाएं। अमेरिका में भी जो है सम्मान के साथ विदाई नहीं हुई, लेकिन यहां पर इन गद्दारों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इनको ससम्मान वो विदा किया।
और यही नहीं, अरे ये नेहरू तो जो है यानी आजाद मैंने फिर इस देश को कॉमनवेल्थ का मेंबर बना दिया। कॉमनवेल्थ का मेंबर मतलब कि एक इनडायरेक्ट या अपरोक्ष रूप से फिर उसी की गुलामी। यानी मैंने जिस काम को 100 साल लगे और हमारे इतने अमर शहीदों ने जान दी, लाखों लोगों ने भी जान दी, और लाखों लोगों की जान के एवज में जो अंग्रेज जो है वो भागने को मजबूर हुए। हालांकि ये कांग्रेस वाले तो चमचागिरी और मुखबिरी और दलाली करते रहे, तो वही मुखबिरी करने वाले और वही जो है दलाली करने वाले कांग्रेसियों को ये सब जो है अंग्रेज जो है सत्ता सौंप के गए ताकि उनको ससम्मान ताकि उनकी ससम्मान जो है वो विदाई हो सके, और उधर विदाई और इधर अपना यानी लोगों की यानी जान जा रही है, लोगों की जान जा रही थी। तो ये बहुत आसानी से यह अनुमान लगा जा सकता है कि जिस नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कोई मतलब क्या है, कांग्रेस में एक भी नहीं था सिवाय मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी तो खुद कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं था, लेकिन वो पूरा मुट्ठी में रखता था वो कांग्रेस को। तो उसके समर्थन में बस यही था मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार। और इसने जब वो मैंने भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करवाया मोहनदास करमचंद गांधी, अरे कितनी गद्दारियों का वर्णन किया जाए। ये पाखंडी और विश्वासघाती मोहनदास करमचंद गांधी जो है क्या नाटक करता रहा कि पाकिस्तान मेरे इलाज पे बनेगा, पाकिस्तान मेरे इलाज हर मौके पर जब भी उसको मौका मिलता था, पाकिस्तान मेरे इलाज पे बनेगा, पाकिस्तान बनने के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। और इसी ने भारत विभाजन का जो है वो प्रस्ताव पास करवाया। और देखिए, और जिसमें INA पर ट्रायल हो रहा था, यानी मुकदमा चल रहा था, और ये अंग्रेज जो है हमारे भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए कि तुम लोग इतना महत्व देते हो आजाद हिंद फौज को, लो हम जो है उन्हीं पर जो है वो मुकदमा चलाते हैं। तो मुकदमा चला करके भारतीयों का मनोबल गिराने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए किए, लेकिन उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया कि जो तीनों लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो एक हिंदू सनातन से था, एक इस्लाम आस्था वाले समाज से था, और एक जो है सिख आस्था से था। एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल वो सहगल साहब थे, और एक थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब थे, और तीसरे थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दिल्लन साहब थे, आजाद हिंद फौज के। तो जब इन पर भी मुकदमा चलने की बात बताई, पूरे देश में हमारे वो हिंदू सनातन आस्था वाले तबके से, हमारे इस्लाम आस्था वाले तबके से, हमारे सिख आस्था वाले तबके से पूरे देश में एकता की लहर दौड़ी गई। तो ये अरुणा आसिफ अली ने वो पत्र लिखा था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि इसमें पूरी एकता है, एकता की लहर है, क्यों ना इस एकता का इस्तेमाल करके हम लोग आंदोलन चलाएं, धरने पर बैठें, और यदि आमरण अनशन करना भी हो तो भी करें, लेकिन देश को बंटने से बचाएं। ये जवाब देता है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि यह एकता उक्ता नहीं है। ये हिंदू मुसलमान जो है वो जो दीवार है उसी पर हाथ, उन दीवालों पर ही ये हिंदू और मुसलमान जो है हाथ मिला रहे हैं।
तो फिर अरुणा आसिफ अली जो कि एक बहुत कद्दावर नेता थी कांग्रेस की, उन्होंने वो फिर पत्र लिखा कि यस, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। देखिए वो अरुणा आसिफ अली का जो इतनी बड़ी वो कद्दावर नेता थी, उनकी बात को ऐसे काटा, अंग्रेजी में बोला कि दिस इज नॉट एन यूनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। तो जो कांग्रेस की जो कद्दावर नेता थी, जब उन्होंने पत्र लिखा कि भाई कि इसमें एकता का माहौल है और इसका इस्तेमाल करके क्यों न हम लोग जो है यानी देश न बटे या देश विभाजन के खिलाफ जो है हम लोग जो है वो आंदोलन करें, धरने पर बैठे, आमरण अनशन करें। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो जवाब देता है इनको, अरुणा आसिफ अली को, कहता है कि दिस इज नॉट एनी यूनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। मतलब कि यह कोई हिंदू और मुसलमान में कोई एकता उकता नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो दीवारों पर जो है हाथ मिला रहे हैं। तो फिर इन्होंने पत्र लिखा कि नो प्रॉब्लम, if Hindus and Muslims are joining hands at the barricades, the unity among them begins from या commences from here itself। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दीवालों पर ही हाथ मिलाते हैं तो इन दोनों समुदायों में एकता जो है यहीं से शुरू होती है। उसको भी उन्होंने समझाया अरुणा आसिफ अली ने, लेकिन उसके तो दिमाग में था देश को बांटने का। तो फिर उसको भी जो है इस तरह के महत्वपूर्ण सुझाव को उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने धता बता दिया। तो जिसमें मैंने प्रस्ताव पास, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण की है कि ये सब जो है जेएनपीसी वाले इसका इल्जाम मढ़ते हैं इनके ऊपर, जिन्ना साहब के ऊपर। और यही नहीं, जब इसमें काफ़ी चर्चाएं जो है वो यूट्यूब पर चल रही हैं कि देश का विभाजन का सिर्फ जिम्मेदार यही दोनों गद्दार थे, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो काफ़ी जो है वो चर्चाएं चल रही थी, तो वो चल रही हैं। तो इसमें ये भी बात आ रही है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी बराबर बोलता था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और पाकिस्तान बनने के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। और देश ने यह भी देखा कि यही तो है जो कि भारत विभाजन में इंस्ट्रूमेंटल है, असली जो है वो इसका कारक है, इसी की असल भूमिका है। तो विभाजन का प्रस्ताव इसने अच्छा, और इसका इल्जाम भी अंत में, चूंकि जब देश विभाजन का प्लान जो है फाइनल हो गया और माउंटबेटन और नेहरू इसकी घोषणा करने वाले थे, तब ये जब इसको खबर मिली गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि भाई अब कि देश विभाजन की योजना जो है वो अंतिम रूप ले चुकी है, बस इसकी एक सार्वजनिक घोषणा होना बाकी है। तो उसके पहले जाकर के कुछ लोगों ने पूछा कि साहब अब तो ये देश बट रहा है। तो इस तरह से उसने भाषण दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कि भाई ये जब आप ही की इच्छा है तो कांग्रेस तो इसका सम्मान करेगी। मैंने देश बांटने का इल्जाम जो है
वो जनता के ऊपर थोप दिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि कम से कम ये भारतीय ताकत दल जो है विभाजन की इतनी बड़ी त्रासदी के विषय में तथ्य जो है वो जनता के सामने अपनी आवाम के सामने रख रहा है, और इसी कारण जो है यूट्यूब पर काफी इसकी वो चर्चाएं चल रही हैं। और जीएनपीसी के जितने चाटुकार किस्म के वो हैं, यानी वो पत्रकार जो है, अब इससे बचने के लिए तमाम वो कभी क्या कर रहे हैं, कभी जो है वो जिन्ना साहब के मते तो मरते थे, अब देख रहे हैं कि वो जिन्ना साहब जो है वो की असलियत आ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जो है ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू हैं। तब ये जो पत्रकार किस्म के चाटुकार इस समय वो पत्रकार कौन है? एक आशुतोष है, एक जो है वो मुकेश कुमार है, और जो है आपका ये आलोक जोशी है, और अशोक वानखेड़े है, इसी प्रकार के हैं। और ये दो चमचे किस्म के वो इतिहासकार बुलाते हैं, परमानेंट चमचा। एक जो है वो राम पुनियानी और जो है वो इश्तियाक अहमद। तो ये मिल करके कभी जब ये सब देख रहे हैं कि भारतीय ताकत दल जो है वो देश के सामने रख रहा है कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये सब करें कि ये वो टू नेशन थियरी जो है आरएसएस की थी, टू नेशन थियरी जो है वो उनकी सावरकर की थी, और कहाँ जो है वो मुस्लिम लीग और इन सबों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। तो सिर्फ झूठा एक वो ढकने वाली बात। तो अब तो जब देश विभाजन के प्रस्ताव की बात थी, तो उसकी कार्य समिति में जो है कांग्रेस के ये सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, और उनका असली नाम था बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो वो भी जो है कांग्रेस की कार्य समिति में थे, वो वर्किंग कमेटी में। वो जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ने जबरदस्ती दबाव डाल करके वो उलूल जुलूल तर्क दिया उसने। अब उन तर्कों का वर्णन हम करेंगे तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो उलूल जुलूल तर्कों के द्वारा कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल करके भारत को बांटने का प्रस्ताव जो है वो पास कराया। तो उसी कार्य समिति में ही जो है खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी फूट कर रोने लगे, और उन्होंने कहा कि इन कांग्रेसियों ने हमको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। इन जीएनपीसी वालों ने मौलाना आजाद के अलावा जो और भी बिल्कुल कट्टर किस्म के हमारे राष्ट्रवादी थे, सुभाष चंद्र बोस के टक्कर के, भगत सिंह के टक्कर के, हमारे इस्लाम आस्था वाले समाज से जैसे सैफुद्दीन किचलू, हसरत मोहानी और मोहम्मद अली, शौकत अली, ये कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी थे। तो सैफुद्दीन किचलू सहित लोगों ने काफी लताड़ा है इस कांग्रेस को, जो कि जब इसने जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव पास किया। सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, उसका इल्जाम जो है किसी और के मत्थे कैसे उसका इल्जाम वो किसी और के मत्थे कैसे मर सकती है। यह देश को जानना भी चाहिए, और इन कांग्रेसी जेएनपीसी वालों से पूछना चाहिए, और इन बीजेपी वालों से भी
सब जानते हुए इन दोनों गद्दारों को क्यों बचा रहे हो? ये बीजेपी वाले कितनी बड़ी साजिश करके इस जेएनपीसी को बचाते हैं और उनके गद्दारी के पापों को धुलते हैं, यह देश बिल्कुल दिख रहा है। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, बीजेपी वाले कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। जो जेएनपीसी इतनी खतरनाक किस्म की गद्दार, देश विरोधी और भारत विरोधी, उसको कैसे बचाते हैं? भारतीय जनता ताकत दल कह रहा है कि भाई ये जेएनपीसी जो देश विरोधी है, देश के लिए खतरा है। तो ये क्या बोलते हैं? मुस्लिमों की पार्टी है। अब बताइए, मुस्लिमों की पार्टी कह देने से या सिखों की पार्टी कह देने से या ईसाइयों की पार्टी कह देने से सारा उसका पाप धुल गया कि है। और जेएनपीसी को क्या बोलते हैं? ये हिंदू विरोधी, और ये मुस्लिमों की पार्टी है। इस तरह के इनकी घिनौनी जो सोच है, वह देश को बहुत ही वो नुकसान कर रही है। अब बताइए कि यदि जेएनपीसी को या मुस्लिमों की पार्टी माना जाए, तो इसीलिए तो मैंने ये देश के लिए जो है वो कितनी खतरनाक है। हमारी जो आवाम है वो उसको समझने में दिक्कत होगी, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी दिक्कत होगी कि जब हमको खुद ही करा, जबकि इस कांग्रेस को जबकि इस कांग्रेस को या जेएनपीसी को हमारी पार्टी बता रहा, तो फिर वो ये कांग्रेस जो है वो जो है देश विरोधी कैसे होगी भाई? तो इसकी साजिश जो है हमेशा जेएनपीसी को बचाने की है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय अवाम बहुत अच्छे से देखे कि जेएनपीसी की रक्षा करने वाली और उसके पापों को धुलने वाली ये बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी देशद्रोही है और गद्दार है। और यही नहीं, सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए ये किस असर तक जो है वो देश के खिलाफ माने जा सकती है, इसका नमूना है कि ममता बनर्जी जो है कितनी बड़ी वो देश की दुश्मन है, और जो भी कहती है कि मैं जब हो जाऊंगी तो जब मैं चुनाव जीत, इसने सरेआम बोला था पिछले साल के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान कि सारे जो है यूपी के गुंडे और बिहार के गुंडे और जो है सारे जो है वो गुजरात के गुंडे, या कभी बोलते थे कि अब सारे जो है वो हिंदी भाषियों को मैं जो है हिंद महासागर में फेंकवा दूंगी। और चुनाव के बाद उसी के तमाम गुंडे और माफिया लोगों ने अपनी भारतीय अवाम जिसको कि ये सब मैंने समझ रहे थे कि इन सबों ने जो है टीएमसी को वोट नहीं किया था, उस पर अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी यानी खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यानी मैंने हिंसा भी, मारपीट भी और अमानुषिक व्यवहार भी, और उसको ये मोदी जी पाल रहे हैं कि उनकी नजर गड़ी हुई है कि इस ममता बनर्जी का इस्तेमाल करना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। इतने तो हैं, इसलिए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी पिटवा दिया, मरवा दिया और भी उसके अत्याचार का शिकार बनवा दिया। अपने गवर्नर राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ को अपमानित भी करवाया उसी धृष्ट और देशद्रोही ममता बनर्जी से। और इस प्रकार जो है ये राजस्थान का जो है चीफ मिनिस्टर गहलोत
वो भी बोलता रहता है। अरे ये अमरिंदर तो आप बोले वो अमरिंदर सिंह की तमाम गतिविधियां, विजयन की तमाम गतिविधियां। तो ये बीजेपी और मोदी महोदय जो है हमेशा से जो है यानी देश विरोधियों को पालते हुए जो है ये बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं और सबका साथ सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा धोखा है। और काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है ये बीजेपी के ही कुछ दबाव में या जैसे आशंका है, बता रहे हैं इसने जानलेवा जो है ये जानलेवा यानी लोगों की जान लेने वाला ये जो है चुनाव जो है वो ये चुनाव करवा रही है। तो जो भी हो, हमारे देश के लोग इन पार्टियों के और हमेशा से जिनकी फितरत रही है, जिनकी मंशा रही है, लोगों की जान जाए तो जाए, लोगों की लाशों पर सत्ता हथियाने का इनका इतिहास रहा है, इनकी फितरत रही है, इनकी आदत रही है। तो और हमेशा एकता को तोड़ने के लिए, भारतीय एकता को तोड़ने के लिए जरूरत है, पूरे देश में आवश्यकता है भारतीय एकता की। तो ये बोलते हैं हिंदू एकता। बीजेपी वाले जितने भी वो सारी जातियां इकट्ठे हो जाए, सारे हिंदू एक साथ हो जाए। इस देश को आवश्यकता है भारतीय एकता, न कि हिंदू एकता। इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की, न कि मुस्लिम एकता। और चूंकि सभी लोग भारतीय हैं तो न तो हिंदू एकता की जरूरत है और न तो हिंदू एकता का और न तो हिंदू एकता का की कोई प्रासंगिकता है। उसका जो है देश को हिंदू एकता की न तो जरूरत है, न तो उसकी प्रासंगिकता है। देश को न तो मुस्लिम एकता की मुस्लिम एकता की न तो प्रासंगिकता है, न तो जरूरत है। इस प्रकार जितनी भी संकीर्णता आधारित एकता है उसको समाप्त करने की जरूरत है। एकता सिर्फ स्थापित होनी है भारतीयता के आधार पर। तो और इसीलिए भारतीयता के आधार पर एक होकर के हमारे जो मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के और मणिपुर के सभी लोग एक होकर के इनके मंसूबों को यानी अवाम की जान लेने वाले मंसूबों को और भी देश को बांटने वाली जो मंसूबों को और भी लोगों की लाशों पर सत्ता हथियाने की मंसूबों को जो है बिल्कुल निष्फल करने के लिए और उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए एक होकर के सिर्फ नोटा भूलिए मत। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।